नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी जूनियर असिस्टेंट 2019 की परीक्षा 24 तारीख को कंफर्म है और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का मैंने इससे पहले 4 पार्ट्स में जो है व्याख्यात्मक हल आपको दिया है। आज जो है ये 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़ी हुई संपूर्ण व्याख्या को देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है ये, जिससे कि आपका जो है कंप्लीट रिवीजन हो सकता है, क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ साथ में उसके बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी इसमें देखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो है जूनियर असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज हमारी रन कर रही है उसमें प्रवेश लेने का अंतिम मौका भी आपके पास है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुल 10 फुल टेस्ट और साथ में जो है 5 आपको PDF दी जाएंगी, जिसमें 500 क्वेश्चंस यानी 100 क्वेश्चन की एक PDF होगी कुल का जो है व्याख्यात्मक हल आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स और पूरा सिलेबस इस टेस्ट सीरीज में कवर किया गया है। और ये टेस्ट सीरीज महज क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं है, इसमें सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल है। अगर आप डेमो टेस्ट की PDF को देखना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी PDF दी हुई है, और आप हमारे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। प्रश्न किस प्रकार के हैं, आप जो है आगे जब वीडियो को देखेंगे पूरा तो आपको जो है उससे एक जो है बहुत सटीक अंदाज हो जाएगा कि प्रश्न किस हैं, कैसी क्वालिटी है, कंटेंट कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, नंदा देवी अभ्यारण्य उत्तराखंड में है, अगस्त्यमलाई केरला में है, लेकिन मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मेघालय में नहीं है। कहाँ पर है? असम में है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। 1985 में यूनेस्को द्वारा एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया था। मानस अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडा तथा 12 सिंघा के लिए जो है फेमस है। मेघालय में नोकरेक, बालफकराम आदि राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम देखते हैं। पलामू ये कहाँ पर है? झारखंड में है। डालमा या दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। हजारीबाग झारखंड में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, कई बार पूछा भी जा चुका है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। वेदांत गल अभ्यारण्य तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। और डम्फा या डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। जिम कार्बेट काफ़ी फेमस है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटका में स्थित है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में। तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक में है। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश का है। कांवला वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। पेरियार केरल में, कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पराम्बीकुलम अभ्यारण्य केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है जम्मू कश्मीर में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा असम के देखते हैं तो मानस और काजीरंगा दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं, ये असम में है। राजस्थान में घाना, रणथंभौर और कुंभलगढ़ ये तीनों अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा भी गया है, मध्य प्रदेश में। तमसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य ये हरियाणा में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो सुंदरवन डेल्टा में स्थित है पश्चिम बंगाल में। महावीर उद्यान गोवा में। नोंगल खाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक तैरता हुआ जो है नेशनल पार्क है ये मणिपुर में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तरणताल या स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई कम गहरा दिखाई देती है, इसका कारण क्या है?
तो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरल ताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। तरल ताल के तल से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी जल से होकर विरल माध्यम वायु की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती हैं, यही इसका कारण है। अपवर्तन की क्रिया में होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपाती होने के कारण वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसके एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो है टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता रहता है, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ एक सिक्का जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई देती है। तो ये सभी जो है अपवर्तन के कारण जो है घटित होने वाली घटनाएं हैं। अगला प्रश्न, बोलोमीटर जो एक उपकरण है ये किसका मापन करता है? तो बोलोमीटर जो है ऊष्मीय विकिरण या हीट रेडिएशन का मापन करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण है उनके बारे में जानते हैं। स्टेटोस्कोप आप जानते हैं एक चिकित्सीय यंत्र है जो डॉक्टर्स के द्वारा जो है शरीर के आंतरिक ध्वनियों विशेषकर फेफड़े इत्यादि की ध्वनियों को सुनने में किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर या रक्त मापचापी जिसको हम बीपी मशीन कहते हैं साधारणतः, तो ये जो है ब्लड प्रेशर को नापता है। कैरेट मीटर जो है ये जो है एक्सरे किरणों के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम और अन्य जो है बहुमूल्य मिश्र धातुओं की गुणवत्ता और उनके धात्विक संगठन का परीक्षण करता है, जिसके आधार पर उसकी शुद्धता जो है कैरेट में निर्धारित की जाती है। लक्स मीटर का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता को मापने में किया जाता है। अमीटर ये किसी जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाली जो है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किया जाता है, और विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ये इसकी यूनिट है। हाइग्रोमीटर तो इसको आर्द्रता मापी भी कहते हैं हिंदी में, ये मौसम विज्ञान से संबंधित होता है जिसमें वायु में जो है आर्द्रता और जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। स्प्रिंग तुला या कमानीदार तुला एक प्रकार का भार मापी होता है, इससे जो है भार मापी कहते हैं, और ये जो है एक स्क्रीन के सिरे पर लगी होती है और वह सिरा स्थिर होता है, उससे लटका कर जो है वस्तुओं का भार मापा जाता है। बैरोमीटर इस यंत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। उसके बाद टैकोमीटर ये वायुयान की गति को मापने का यंत्र है। मैनोमीटर गैसों में दाब मापने का यंत्र है। एक्यूमुलेटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापने का यंत्र है। गैल्वेनोमीटर इससे भी विद्युत धारा की प्रबलता नापी जाती है, लेकिन जो है ये जो है सूक्ष्म जो उसकी प्रबलता होती है उसके लिए यूज किया जाता है। बोलोमीटर अभी हमने इस प्रश्न में देखा, ये ऊष्मीय विकिरण या हीट रेडिएशन को मापने का यंत्र है। अगला प्रश्न, गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 ये सभी विटामिन पाए जाते हैं, और इसके साथ ही जो है विटामिन ई भी पाया जाता है। वसा में घुलनशील इन विटामिनों की पिसाई के समय ही ह्रास हो जाता है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। गेहूं में सामान्यतः 8 से 15% तक प्रोटीन, 65 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट, 1.5% लगभग वसा या फैट और 2% जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। अब कुछ विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनामाइड, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन होता है, B11 फॉलिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिल्लोक्विनोन। तो जो वनडे एग्जाम्स होते हैं विशेषकर जो है यूपी SSS के, उसमें जो है विटामिन्स के वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मैश शब्द ये खेल शब्दावली का एक शब्द है, ये किस खेल से जुड़ा है? तो स्मैश शब्द जो है लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ एक शब्द है।
स्मैश वह शॉट होता है जो हिटर के द्वारा सिर के ऊपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है। अब खेल कूद संबंधी जो भी प्रमुख शब्दावली हैं तो देखते हैं। बैडमिंटन में एंगल ड्राइव सर्व, बैक हैंड लो सर्व, वर्ड, ड्यूस, डबल ड्रॉप, फॉल्ट, फ्लिक सर्व, फोर हैंड स्मैश, लेट, लोब, लव लॉट, नेट शॉट, रैली, रस, स्मैश, ये सभी जो है बैडमिंटन में भी यूज़ होते हैं। बास्केटबॉल में बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हैंडबॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रोज, पाइप वाट, ये सभी जो है यूज़ होते हैं। इसी तरह से जो है सभी जो प्रमुख खेल है उनकी शब्दावली जो है आपको दी जा रही है। आप इसकी पीडीएफ में से जो है इसको अच्छे से पढ़ें या जो है वीडियो को पॉज करके भी जो स्लाइड को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहां पर जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा नगरीय प्रतिशत जो है गाजियाबाद में है। अब 5 प्रमुख जो है सबसे बड़े नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं। गाजियाबाद तो नंबर 1 हो गया, जहां पर 67.55% है। लखनऊ में 66.2%, कानपुर में 65.83%, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा जिसका मुख्यालय है 59.12%, मेरठ 51.08%। तो ये टॉप 5 जिले हो गए। अब न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं, तो सबसे नीचे है श्रावस्ती 3.46, उसके बाद कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर और उसके बाद प्रतापगढ़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, जिसको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, दोनों ही नाम आपको याद रखने होंगे, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ जो है ये लखनऊ में स्थित है। बाकी जो राज्य के प्रमुख संस्थान हैं उनको हम देखते हैं। इंडियन शुगर रिसर्च केंद्र इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको ITRC कहते हैं, ये लखनऊ में स्थित है। इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, बरेली के इज्जत नगर में। इसके अलावा सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, ये रहमान खेड़ा लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, ये लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI, ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको चारा अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं हिंदी में, ये झांसी में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज इलाहाबाद में है। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये कहाँ पर है, नोएडा में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट बरेली में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद मेहता रिसर्च ऑफ मैथ एंड फिजिक्स इलाहाबाद में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है, गाजियाबाद में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क इलाहाबाद में है। और सीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। ये सभी संस्थान कई बार जो है पूछे जा चुके हैं यूपी स्पेशल सेक्शन में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर क्या है, 7.33%। उत्तर प्रदेश 2,43,290 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। यह क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। इसके अलावा यह भारत गणराज्य के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों के राज्यों में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, तथा
77 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य जो है इसका विस्तार है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की हमने बात कर ही ली कि ये पूरे देश का 7.33% है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं? खीरी यानी लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले मिलते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। इन सभी का जो है इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से लगता है। और प्रदेश की जो नेपाल के साथ सीमा की लंबाई है वो 579 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे अगर राज्यों की संख्या, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, तो ऐसे 9 हैं। इसमें से 8 राज्य हैं: उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की सीमा की सर्वाधिक सीमा लंबाई जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा स्पर्श करती है, वो कौन सी है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है? यमुना है। राजस्थान से 2 जिले आगरा व मथुरा मिलते हैं। उत्तराखंड से 7 जिले उत्तर प्रदेश के टच करते हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये सभी जो है उत्तराखंड से टच होते हैं। हरियाणा से 6 जिले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ व मथुरा मिलते हैं। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले लगते हैं सीमा से: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज जिसे कहते हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से 7 जिले: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये सभी सीमा टच करते हैं। छत्तीसगढ़ व झारखंड से केवल एक यानी सोनभद्र की सीमा मिलती है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य बिहार और पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हरियाणा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक सूची दी गई है जिसमें जो है वाद्य यंत्र और उनके जो है वादकों को मिलान करना है, तो इसमें सही उत्तर हमको चुनना है। सबसे पहले हम देखते हैं ख्याल। तो ख्याल वादक कौन है? सूरज खां हैं। सरोद वादक अली अकबर खां हैं। वायलिन जो है ओंकार नाथ ठाकुर और पखावज कुदऊ सिंह। इस तरह से जो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ख्याल सूरज खां, सरोद अली अकबर खां, वायलिन ओंकार नाथ ठाकुर, पखावज कुदऊ सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 167 में वर्णित हैं। भारतीय संविधान के 167 अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा और राज्य के कार्यों के प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल को मांगने पर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका जो है जिक्र है अनुच्छेद 164 में। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध तथा अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य संचालन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है? तो इस नदी का क्या नाम है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? पूर्णा, वेघर, गिरना, बोरी, पांझर, ये सभी उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
ये नदी भ्रंश घाटी से बहती हुई सूरत के आगे खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसके मुहाने पर डेल्टा की जगह एस्चुरी बनता है, क्योंकि जितनी भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पार्वती नदी की बात करें तो ये विंध्याचल श्रेणी से निकलकर, यानी पश्चिमी श्रेणी से विंध्याचल की निकलकर ग्वालियर में बहती हुई काली सिंध में मिल जाती है। लूनी नदी अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और सोन नदी ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर गंगा नदी में पटना के समीप विलीन हो जाती है। नर्मदा नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1312 किलोमीटर। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब नर्मदा नदी की उपनदियां कौन सी हैं जो बाएं से इसमें मिलती हैं? वो है बरनार, बंजर, सेर, शक्कर, दूभी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई। दाएं से जो है इसमें मिलने वाली नदियां हैं हिरन, तिंदोली, बरना, चंद्रकेशर, कानर, मान, ऊटी और हथनी। और नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर कौन से हैं? अमरकंटक, डिंडौली, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झबुआ, ओंकारेश्वर, बड़ोदरा, राजपीपला, धर्मपुरी, भरूच। ये सभी जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर हैं। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है बोल्गा नदी है। बोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3692 किलोमीटर है, जबकि डेन्यूब नदी जो है ये 2860 किलोमीटर लंबाई में, और रोन नदी 813 किलोमीटर और राइन नदी जो है 1236 किलोमीटर लंबाई में बहती है। बोल्गा नदी यूरोप में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। यह रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी कही जाती है। रूस के सबसे बड़े 20 शहरों में से 11 जो है बोल्गा के ड्रेनेज बेसिन में स्थित हैं। इसकी राजधानी मॉस्को भी इसमें शामिल है। बोल्गा नदी मात्र 225 मीटर की ऊंचाई पर वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और 3645 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करने के बाद कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इसका मुहाना भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। अपने उद्गम से निकलकर ये लगभग 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है और डेल्टा बनाती है। अब इसके बारे में काफ़ी और चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट दी हुई हैं, आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बैंकिंग शब्द आरटीजीएस ये किससे संबंधित है? तो आरटीजीएस क्या है? ये फंड ट्रांसफ़र करने की सबसे तेज प्रक्रिया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको हम आरटीजीएस कहते हैं। खाते से पैसा ट्रांसफ़र करने का सबसे तेज तरीका है। इसके द्वारा कम से कम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अयस्क और धातुओं का मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं। सिडेराइट ये किसका अयस्क है? ये लोहे का अयस्क है। गैलेना से सीसा प्राप्त होता है। पिग्माइट से अभ्रक मिलता है और कैसीटेराइट से टिन प्राप्त होता है। अयस्क जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे अयस्क देख लेते हैं। सबसे पहले हम सोडियम से शुरुआत करते हैं। तो चिली सॉल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स जिसे हम हिंदी में सुहागा कहते हैं, साधारण नमक, ये सभी सोडियम इससे प्राप्त होता है। एल्युमिनियम कई बार पूछा जा चुका है। तो बॉक्साइट सबसे महत्वपूर्ण अयस्क इसका। इसके अलावा कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एलुनाइट, कायोलिन ये सभी जो है एल्युमिनियम के अयस्क हैं। पोटेशियम नाइट्रेट या चिली सॉल्ट पीटर और कार्नेलाइट इनसे प्राप्त होता है। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट से, डोलोमाइट से, एप्सम सॉल्ट से, कीरेसाइट से और कार्नेलाइट से प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम जो है डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लूस्पार और एस्बेस्टास से प्राप्त होता है। स्ट्रॉन्सियम ये स्ट्रॉन्सियनाइट और सिलेस्टीन से प्राप्त होता है। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट से प्राप्त होता है। सिल्वर या चांदी ये रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर से प्राप्त होता है। सोने का प्रमुख अयस्क कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट हैं। बेरियम बरीड्स से प्राप्त होता है। जिंक कई बार पूछा गया है, ये जिंक ब्लेंड
जिनसाइट और कैलेमाइन से मिलता है। मरकरी कई बार आ चुका है, सिनेबार से प्राप्त होता है। टिन कैसिटेराइट से। सीसा जो है गैलेना से। एंटीमनी स्टेबनाइट से। कैडमियम ग्रीनोसाइट से। बिस्मत बिस्माइट से। लोहे के बारे में हेमेटाइट, पीछे भी हमने इसके एस देखे थे। लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कापर पायराइट, इनसे सभी से जो है लोहा मिलता है। कोबाल्ट से स्लेमाइट, निकल से मिलेराइट। मैग्नीज जो है ये पायरोलुसाइट और मैग्नेसाइट से प्राप्त होता है। यूरेनियम कार्नेसाइट से और पिंच ब्लेंड से। यूरेनियम का जो है कई बार पूछा जा चुका है पहले। अगला प्रश्न, संतरे के छिलके को निचोड़ने पर निकलने वाली ज्वलनशील रस में मौजूद रासायनिक तत्व का क्या नाम है? इसका नाम है लिमोनिन। लिमोनिन जो है एक कार्बनिक ऑयल है जो कि जलता है परंतु पानी में घुलता नहीं है और ये संतरे के छिलके में होता है। लिमोनिन कई कॉस्मेटिक पदार्थों जैसे शैम्पू, फेस वॉश, परफ्यूम्स आदि को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लिमोनिन एक कीटनाशक भी है। हैंड सैनिटाइजर्स व सफाई के जितने भी रसायन बनते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही खुदाई सिनौली में राज परिवार के ताबूत के साथ 8 नरकंकाल, 3 तलवारों के अवशेष एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। इन अवशेषों की आयु 3800 से 4000 वर्ष पुराने होने की संभावना व्यक्त की गई है। सिनौली जो स्थान है जहाँ पर ये खुदाई हुई है एएसआई की, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो है बागपत जिले में सिनौली स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करेंगे तो इनमें जो है बिहार का जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सर्वाधिक है प्रतिशत के रूप में, लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की 88.70% जनसंख्या गांव में रहती है, जबकि उड़ीसा में ये है 83.32, उत्तर प्रदेश में 77.72 और महाराष्ट्र में 54.77% जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश में 89.96 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है जो पूरे देश में सर्वाधिक है, तथा दिल्ली में 2.5% ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है जो पूरे देश में सबसे कम है, लेकिन दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं शिल्पियों के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए एवं इस उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड का क्या नाम है? तो इसका बोर्ड का नाम रखा गया है माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड जो है जो मिट्टी का काम करने वाले जितने भी शिल्पकार हैं उनके प्रमोशन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, भारत ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो भारत में जो है ये अभियान का नाम दिया गया है मेरा इंडिया। अभी मेरा का भी फुल फॉर्म क्या है? मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। ये याद रखना है आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद ने हाल ही में मेरा इंडिया अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत को बनाना। तो ये जो लक्ष्य है यही अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 1076 यानी 1076 की शुरुआत की गई है? तो ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या सीएम हेल्पलाइन 1076 जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई है और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 4 जुलाई 2019 को हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उसको इस वीडियो में देखा। आप इसकी पीडीएफ को ऐप से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।